नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूलर मैथ्स क्लासेज में, जिसमें हम लोग आज क्लास 10th के गणित का पहला अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्लास 9th का रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो हम लोग समझेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की जो संख्या है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम लोग कि 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार से बहुत सारा नंबर, ये सब क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या कहलाता है। और प्राकृत संख्या को हम लोग कैपिटल N से दिखाते हैं। और जब हम लोग प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो संख्या का नया ग्रुप जो बनता है उसको पूर्ण संख्या कह देते हैं। जैसे यहाँ पे प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से। और जब इसमें हम लोग शून्य को शामिल कर लेंगे तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा अब शून्य से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है? ये पूर्ण संख्या है। अब जैसे जैसे आगे मैथमेटिक्स में स्टडी होते गया तो और भी नंबर्स का आवश्यकता पड़ते गया, तो उसी में हम लोग एक निगेटिव वाला नंबर पढ़ते हैं, माइनस वाला संख्या पढ़ते हैं। तो जब हम लोग पूर्ण संख्या में माइनस वाला संख्या को शामिल कर लेते हैं तो संख्या का नया ग्रुप जो बनता है उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या था? 0, उसके बाद था 1, उसके बाद 2, 3, 4 इसी प्रकार से ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की ओर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि माइनस वाला संख्या को शामिल कर लेंगे। जैसे -1, -2, -3 इसी प्रकार से ये पीछे की तरफ किधर जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की ओर जाते जाएगा। ये किसका उदाहरण था? ये सब का सब पूर्णांक का उदाहरण था। चलिए हम लोग पूर्णांक के बारे में कुछ और बात समझते हैं। तो ये पूर्णांक जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक तो होता है ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है शून्य पूर्णांक। तो चलिए तीनों को बारी बारी से देख लेते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? तो शून्य से पीछे वाला जितना भी संख्या होगा वो सब का सब ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। जैसे -3, -2, -1 इधर की तरफ जितना भी ये नंबर होगा ये सब का सब ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 0। और इसमें क्या आ जाएगा? 0 से बड़ा जितना भी नंबर होगा, जितना भी पूर्णांक है 0 के बाद वाला, मतलब ये सब पार्ट, ये सब क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब का सब धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े? प्राकृत संख्या के बारे में। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? पूर्ण संख्या के बारे में। और उसके बाद पूर्णांक के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद परमेय संख्या देखते हैं कि परमेय संख्या क्या होता है। तो परमेय संख्या किसे बोलते हैं? इसका जनरल डेफिनेशन जैसा कि बुक में लिखा रहता है कि वही सी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहां पे P और Q क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो सबसे पहले क्या पढ़े कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q जहां पे PQ क्या होना चाहिए? P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे, जैसे 4/2, 3/5, 6/7, या फिर माइनस वाला ले लीजिए -2/3, ये सब का सब क्या है? परमेय संख्या है। जैसे यहाँ पे अगर हम 22/7 का बात कर लें तो 22/7 भी क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार और भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 0/2 ये भी एक परमेय संख्या है। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे P/Q के रूप में लिख दिए। P भी एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है, और यहाँ Q बराबर 0 नहीं है, मतलब मेरा जो कंडीशन था वो फुलफिल हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लोग अब परमेय संख्या तक समझ चुके हैं। अब बाद में पढ़ते हैं यहाँ इसके बाद अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होता है? तो जो परमेय नहीं होगा वो ऑब्वियस बात है वो क्या होगा? अपरमेय होगा। तो हम लोग समझते हैं कि अपरमेय संख्या किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या। यानी कि P/Q के रूप में जिसको नहीं लिख देंगे उसको अपरिमेय बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। और अपरमेय संख्या को हम लोग Q डैश या Q कॉम्प्लीमेंट से दिखाते हैं। अगर कहीं पे Q डैश लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अगर कहीं पे Q लिख दिया गया है, कैपिटल Q, तो इसका मतलब होता है कि वो परमेय संख्या को शो कर रहा है। अगर कहीं पे Z लिख दिया गया है इसका मतलब वो किसको दिखा रहा है? पूर्णांक को। या फिर इसके लिए कहीं कहीं पे I भी यूज
हो जाता है। जैसे पूर्णांक के लिए W यूज होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी, लेकिन इस चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा ही यूज होने वाला है। तो चलिए अब मेरा मेन टॉपिक जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ने से पहले हम लोग 2-3 भाग करेंगे, जिसकी मदद से ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए आप लोग कि जब हम लोग 5 से भाग करते हैं 27 में, तो भाग करिए इसको, देखिए 5 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। इसी प्रकार और भी सोचिए, जैसे कि 4 से अगर मान लीजिए कि 16 में भाग दे रहे हैं, तो 4 को 4 बार गुना करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो इसका शेषफल क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। या फिर एक और कंडीशन हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ 5 से भाग दे रहे हैं हम लोग 7 में, तो क्या हो जाएगा एक बार में लग जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि 3 से भाग दे रहे हैं हम लोग 2 में। देखिए ध्यान से देखिए, इससे पहले जो भी भाग था इसमें अंदर वाला जो संख्या था वो बाहर वाली संख्या से बड़ा था। यहाँ भी देखिए 4 से बड़ा था 16, यहाँ भी 5 से बड़ा था 7, लेकिन यहाँ पे उल्टा कंडीशन हो गया, यहाँ बाहर वाला संख्या बड़ा है लेकिन अंदर वाला छोटा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 से अगर लगाएंगे तो 3 का 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का 2 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जब जाते हैं हम लोग तो 3 का जब 0 के साथ गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा और शेषफल क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। चलिए यहाँ पे इसको देखिए, हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि 27 बराबर 5 गुने 5, 5 गुने 5 अब प्लस में 2। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2 बराबर 3 गुने 0 अब प्लस शेषफल कितना है 2। इसके लिए देखिए अगर यहाँ पे लिखते हैं तो 16 बराबर 4 गुने 4 अब प्लस 0। इसके लिए अगर लिखा जाए तो 5 गुने 1 प्लस 2 अब बराबर में 7। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बीच वाला जो है ये कब आ जाता है, जब इसको आपस में गुना कर देते हैं और ये शेषफल जो बच जाता है इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, ये हमारा क्या था, ये हमारा भाज्य था, ये हमारा भाज्य था। और यहाँ पे ये 5 क्या है, ये एक भाजक है, तो यहाँ पे क्या था भाजक था। तो भाज्य बराबर भाजक अगुणे, ये 5 क्या है यहाँ पे, ये भागफल है, क्या है भागफल। तो भागफल प्लस में क्या आ जा रहा है शेषफल। इसको चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम लोग, भाग देने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, और यहाँ पे जो होता है ये भाज्य होता है, ये भाज्य, ये भागफल, और ये भाग दे के नीचे जो बच जाता है इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। और ये वाला जो होता है ये भाजक होता है। तो भाजक को जनरली हम लोग यहाँ पे B से दिखाएंगे, और भाज्य को A से दिखाएंगे, और इसको Q से दिखाएंगे, और इसको R से दिखाएंगे। तो क्या यहाँ पे ये लिखा जा सकता है कि A बराबर, देखिए भाजक क्या है, यहाँ से देखिए भाजक, भाज्य हो गया A, भाजक हो जाएगा B, तो यहाँ पे रख देंगे B, गुना है तो गुना, भागफल क्या है देखिए यहाँ से भागफल Q है तो Q प्लस R। तो देखिए A बराबर BQ प्लस R, ये जो निकल के आया ना इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए R के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये शेषफल क्या होता है। तो शेषफल, यहाँ ध्यान से देखिए, हमारा जो शेषफल होगा यहाँ पे ये कभी भी भाजक से बड़ा नहीं आएगा। हमारा जो शेषफल होगा ये कभी भी भाजक से बड़ा नहीं आएगा, ये या तो शून्य होगा नहीं तो उसे भाजक से छोटा होगा, कभी भी नेगेटिव भी नहीं होता है। तो क्या ये कभी भी शून्य नहीं होगा, यानी कि शून्य से क्या होगा हमेशा ये बड़ा होगा। एक और कंडीशन यहाँ पे बनता है कि R का जो मान होगा ये हमेशा छोटा होगा किससे, B से। लेकिन बहुत सारा कंडीशन में ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया था, और उसके बाद चलिए और भी उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन ये 0 भी हो सकता है। जब इस दोनों को आपस में मर्ज करेंगे तो R का मान क्या निकल के आता है कि ये या तो 0 होगा नहीं तो 0 से बड़ा हो जाएगा, या तो 0 नहीं तो 0 से बड़ा, लेकिन ये B से हमेशा क्या होगा छोटा ही होगा, ये हमेशा B से छोटा होगा। ये हमारा कंडीशन निकल के आ जाता है किसके लिए, R के लिए। तो इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोल देते हैं। तो चलिए इसका नॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होता है डेफिनेशन, दो धनात्मक पूर्णांक
ए ले लीजिए, ए तथा बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे ये R क्या हो जाएगा, ये हमेशा B से छोटा होगा और 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा हो जाएगा। ये मेरा कंडीशन होता है किसके लिए, ये कंडीशन हो जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए। तो चलिए इसको हम लोग एक डब्बा में बंद कर लेते हैं। सॉरी, रुक जाइए, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगभग खत्म हो चुका है। अब इसी के आधार पे देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये एक सिद्ध कथन है, और इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नावली 1.1 के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको सिद्ध करेंगे, और उसके बाद इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग पढ़ेंगे एक और जो है एल्गोरिदम। उस एल्गोरिदम का नाम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, और उस एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए हम लोग HCF निकालना सीखेंगे कि HCF कैसे निकलता है। तो आज भर के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये भी बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।